आज की ये कहानी है एक ऐसी मोहतरमा की जिनकी चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं, चाहे निजी जीवन को लेकर हो या आप देखिए फिल्मी दुनिया को लेकर हो। और इनके चेहरे की रौनक और खुशी हमेशा बरकरार रहती है। और इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को सब कुछ मिल चुका है, उसके बाद भी उनकी रौनक जा चुकी है। उनके चेहरे पर आप लोग खुशी नहीं देखेंगे, मुरझाया हुआ बुझा हुआ देखेंगे। और कहते हैं कि रेखा बहुत कुछ खोकर भी बहुत खुश रहती हैं। इनकी क्या कहानी है, इनके बारे में देखते हैं। जो चकाचौंध से दूर रहने वाली एकांत प्रिय और एक हद तक रहस्यमयी रेखा। इनका पूरा नाम आप देखिए रेखा गणेशन है। वो रेखा जिन्हें आज उनकी भव्य साड़ियों और डीवा इमेज के लिए ज्यादा जाना जाता है, जिनकी मांग में भरा सिंदूर तो गॉसिप में रहता है, लेकिन बचपन में मिले गहरे घाव और फिल्म इंडस्ट्री में लंबे संघर्ष की बात नहीं होती है। फिल्मों से दूर होने के बावजूद वो रेखा हाल ही में जब आईफा अवार्ड में परफॉर्म करती हैं तो उनकी चर्चा किसी नई अभिनेत्री से भी ज्यादा होती है। वो सदाबहार रेखा आज 70 वर्ष की हो गई हैं। 2014 की फिल्म सुपर नानी के बाद से रेखा किसी भी फिल्म में मुख्य भूमिका में नहीं दिखी हैं। वो आमतौर पर एक इंटरव्यू भी नहीं देती हैं। उनके बंगले की दीवारों के पास पेपराजी के तेज कैमरे तक नहीं पहुंचते हैं। मगर लंबे समय के बाद पिछले साल जब रेखा प्रतिष्ठित वोग मैगजीन के कवर पर नजर आई तो उस इंटरव्यू की सबसे खास बात थी कि रेखा का बार बार अपनी मां को याद करना। और यहाँ इस बात का भी जिक्र था कि रेखा का घर उनकी मां के नाम पर था, पुष्पावली। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड पर आज के सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान के घरों से कुछ ही दूरी पर रेखा का घर है, और जिसके अतीत में रेखा और उनकी मां पुष्पावली के संघर्ष की दास्तान छिपी है। हर इंसान की कहानी माँ से ही शुरू होती है, और वो माँ जो साया बनकर आपके साथ रहती है। रेखा के जीवन में भी माँ शायद सबसे अहम किरदार है। रेखा पर किताब लिखते समय रिसर्च के दौरान इनके मेरे सामने भी उनका ही अनसुना पहलू आया था, और मैंने फिल्म निर्देशक मुजफ्फर अली से पूछा कि उन्होंने उमराव जान की भूमिका के लिए रेखा को ही क्यों चुना, जबकि उस समय स्थापित अभिनय में बेहतर मानी जाने वाली स्मिता पाटिल का विकल्प उनके पास था। उन्होंने फौरन जवाब दिया कि रेखा की आंखों में गिरकर उठने की एक कैफियत थी, और जिंदगी लोगों को हिलाकर रख देती है। इंसान बार बार गिरता है, मगर जब तक वो हर बार उसी ताकत से ना उठे, उसके अंदर जीने का अंदाजा पैदा नहीं होता है। टूटकर बिखरने के बाद वापस संभलने का यही एहसास मुझे रेखा की आंखों में नजर आता है। और मुजफ्फर अली ने जिस एहसास का जिक्र किया वो शायद रेखा के अतीत है, उनकी मां से जुड़ा, जिसमें दुख और दुश्वारियां झेलने की कहानी, उन पर जीत पाने की दास्तां भी है। बचपन का संघर्ष कहानी शुरू होती है 1947 में, जब मद्रास का प्रसिद्ध जेमिनी स्टूडियोज तमिल फिल्म मिस मालिनी का निर्माण कर रहा था। फिल्म की हीरोइन थी एक नई अभिनेत्री पुष्पावली, और अपनी नौकरी छोड़कर आए खूबसूरत नौजवान रामास्वामी गणेशन को भी इस फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया, और इसी फिल्म के सेट पर दोनों की नजदीकियां बढ़ी, और आने वाले वक्त में रामास्वामी गणेशन जेमिनी गणेशन के नाम से तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक बने। जेमिनी और पुष्पावली फिल्मों में एक हिट जोड़ी के रूप में पहचाने गए। हालांकि जेमिनी शादीशुदा थे, लेकिन पुष्पावली के साथ उनका रिश्ता किसी से छुपा नहीं था। पुष्पावली चाहती थी कि जेमिनी उनसे शादी करके घर बसा ले, लेकिन उन्होंने कभी भी इस रिश्ते का नाम या सामाजिक मान्यता नहीं दी। 10 अक्टूबर 1954 में पुष्पावली और जेमिनी की पहली बेटी का जन्म हुआ। उनका नाम रखा भानुरेखा गणेशन, और भानुरेखा का जन्म ही अफवाहों से घिरा हुआ था, और इन अफवाहों और निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाओं ने ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ा। बचपन से ही मां ने बताया था कि उनका नाम भानुरेखा गणेशन है। इस नाम के जरिए वो अपनी बेटी को वो हक देना चाहती हैं जिसके लिए वो खुद हमेशा तरसी थी। गणेशन का नाम उस समय सम्मान गरिमा का एहसास दिलाता था। भानुरेखा के बाद जेमिनी और पुष्पावली की 2 बेटियां और हुई, लेकिन भानुरेखा छोटी उम्र से ही जान गई थी कि उनके पिता एक दूसरे घर में रहते हैं, जहां उनका एक और परिवार है, और वो परिवार जिसे वो बेहद प्यार करते हैं। पूरे बचपन उससे अपनी मां को धीरे धीरे टूटते देखा। एक बच्चे के मन पर ऐसे अभिघात का असर उम्र भर जाता नहीं है। पुष्पावली ने पिता की कमी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश भी की, मगर ये आसान नहीं था। पुष्पावली की उम्र बढ़ रही थी और फिल्मों में रोल कम होने लगा,
और अपने परिवार के लिए वो लगातार शूटिंग पर जाती रही। और अपने बचपन को याद करते हुए रेखा ने एक इंटरव्यू मूवी मैगजीन मई 1987 में कहा था कि हमारी माँ के लिए हमारा प्यार एक जुनून था, और इसकी वजह से ये भी थी कि वो कभी घर पर नहीं होती थी। वो अपने ज्यादातर टाइम शूटिंग पर बिताती थी, और जिस दिन वो घर पर होती थी वो दिन हमारे लिए किसी त्योहार की तरह होता था। हम सब उनकी गोद में बैठना चाहते थे। उनकी शख्सियत बड़ी प्रभावशाली थी। मैं उनसे नाराज भी होती थी, वो हम पर इतनी हावी क्यों है, और इसलिए भी हमारी जरूरत के वक्त वो हमारे पास क्यों नहीं होती हैं। लेकिन मैं हमेशा से उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रही। धीरे धीरे माँ पुष्पावली को फिल्मों को ऑफर मिलने बेहद कम हो गए, हालात बिगड़ने गए और परिवार का खर्च चलाने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ गई। और तनाव ने पुष्पावली की सेहत भी खराब कर दी। कर्ज चढ़ता जा रहा था, पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर आ गया था। फिल्म दुनिया का अंधेरा सच। तो फिल्मी दुनिया अनुरेखा को कोई खास पसंद नहीं थी। अपनी माँ के संघर्ष में वो इस दुनिया का अंधेरा आधा सच एक तरह से देख चुकी थी, मगर वो परिवार की आखिरी उम्मीद थी। 1990 में फिल्म मेकर को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा था कि 9वीं क्लास में मेरी पढ़ाई छुड़वा दी गई और 14 साल की उम्र में मुझसे काम करने को कहा गया। मुझे तब तक ये नहीं पता था कि मेरी माँ पर कितना कर्ज है, तो मुझे फिल्मों में काम करने की बात सही नहीं लगी। किस्मत से ऐसा मौका आया जब रेखा को बंबई में फिल्म बनाने वाली एक निर्माता ने साइन करने में दिलचस्पी दिखाई। पुष्पावली अपनी 13-14 साल की बेटी को लेकर बंबई पहुंच गई। रेखा अपना शहर छोड़कर बंबई तो आ गई, मगर दिल बेहद घबराई हुई थी। ये शहर ना उनके अकेलेपन को समझता था, ना उनकी जबान को। और आप देखिए, उन्हें रह रहकर अपनी माँ पर गुस्सा आता था, और जिन्होंने उनकी मर्जी के बिना उन्हें यहाँ धकेल दिया। सैमी ग्रेवाल को 2004 में दिए एक इंटरव्यू में रेखा कहती कि बंबई एक जंगल जैसा था, जहां मैं खाली हाथ बिना किसी हथियार के आ पहुंची थी। वो मेरी जिंदगी का बेहद डरावना दौर था, और यहाँ मर्दों ने मेरी संवेदनशीलता का फायदा उठाने की कोशिश की, और एक 14 साल की बच्ची के साथ ऐसा होना डरावना था। एक दिन भानुरेखा ने तय कर लिया कि वो उस सम्मान को पाकर रहेंगी जो उनकी मां को नहीं मिला। बंबई में इसकी शुरुआत हुई, और अपने नाम से सरनेम गणेशन को हटाने से भानुरेखा गणेशन अब रेखा बन गई। रेखा का बंबई में पहला घर था जुहू में होटल अजंता का कमरा नंबर 115, जहां वो पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान अपनी मां के साथ रही थी। इसके बाद लंबे समय तक माँ बेटी किराए के मकान में रही। एक सुकून भरा घर शुरुआत से कभी था ही नहीं। कम उम्र में संघर्ष करने निकले पड़ी रेखा को अपनी माँ के साथ इंडस्ट्री में काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी। और हिंदी फिल्मों में काम करने आई रेखा को शुरुआत में हिंदी तक ठीक से नहीं आती थी। उनके सांवले रंग रूप, ज्यादा वजन और 33 इंच की कमर का पूरी इंडस्ट्री में बुरी तरह मजाक उड़ाया गया। रेखा कई इंटरव्यूज में उस दौरान की जिक्र कर चुकी हैं। 3 अगस्त 2008 को अंग्रेजी अखबार टेलीग्राम में से उन्होंने कहा था कि मेरे काले रंग और दक्षिण भारतीय चेहरे की वजह से मुझे हिंदी फिल्मों की अंगली डार्कलिंग कहा जाता था। मुझे बेहद तकलीफ होती थी जब लोग उस दौर की हीरोइनों से मेरी तुलना करते और कहते कि मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। पहली फिल्म अनजाना सफर में एक किसिंग सीन के लिए मजबूर होने के विवाद से लेकर फिल्मों से निकाले जाने कई नाकाम रिश्तों तक रेखा के जीवन में ड्रामाई घटनाओं की कोई कमी नहीं रही है। शुरुआती दौर में रेखा के साथ विज्ञापन फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने मुझे बताया था कि वो 13-14 साल की रही होंगी जब मैंने उनके साथ कुछ एड फिल्म की थी। उन्हें हिंदी नहीं आती थी, फिर भी मैं हैरान था कि वो किसी तरह से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में टिकी हुई थी। लेकिन मैं उनकी आंखों की चमक और कैमरे के सामने उनके जबरदस्त आत्मविश्वास को कभी नहीं भूल सकता। उस समय भी उनमें कुछ अलग बात थी। कामयाब फिल्मों का दौर। इस सारे आत्मविश्वास की बड़ी वजह रेखा अपनी मां को बताती हैं, जो इस बेहद मुश्किल समय में परछाई की तरह उनके साथ रही। पिछले साल वॉग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में रेखा ने कहा था, माँ मेरी मेंटोर थी। उन्हें देखकर मुझे लगता था कि जैसे वो देवी हैं। उन्होंने मुझे प्यार और सौम्यता से जीवन जीना सिखाया। वो मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम कभी भी अपनी आंखों की चमक को खोने मत देना, और आज भी वो आंखों की चमक बनी हुई है। वो कहती हैं कि रेखा ने खोने नहीं दी। और फिर कुछ साल में वक्त बदला, खासतौर पर 1976 की फिल्म दो अनजाने में उनके अभिनय की तरफ सबका ध्यान गया। हिंदी ना जानने वाली, ज्यादा वजन के लिए भद्दा मजाक झेलने वाली रेखा ने 70 के दशक के अंत तक अपनी धारा प्रवाह हिंदी उर्दू बेहतरीन फिटनेस के लिए जाने लगी। अपने करियर में हार न मानने का जुझारूपन उन्हें अपनी मां से मिला था।
रेखा ने वॉग मैगजीन से अपने इंटरव्यू में कहा था कि मां ने हमेशा मुझे सिखाया कि मौलिकता पर जोर दो, वो करो जो दिल चाहे, वो नहीं जो दूसरा तुम पर थोपे। 1980 तक आते 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 घर, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, खूबसूरत जैसी कामयाब फिल्मों से वो टॉप अभिनेत्रियों की जमात में आ गई। फिर इजाजत, कलयुग, उत्सव जैसी समानांतर सिनेमा की फिल्मों में यादगार अभिनय किया। 80 के दशक के अंत में जब श्रीदेवी की तूती बोलती थी, रेखा ने ब्लॉकबस्टर खून भरी मांग 1988 एक्शन रोल निभाकर सबको हैरान भी कर दिया। रेखा के साथ फिल्म घर और इजाजत बना चुके निर्देशक गीतकार गुलजार ने मुझसे कहा था कि रेखा किरदार को लिबाज की तरह पहन लेती हैं। सोचिए, जिस अभिनेत्री को शुरुआत में हिंदी उर्दू बोलना तक नहीं आता थी और उसने कुछ साल बाद खूबसूरत उर्दू बोलते हुए उमराव जान के रोल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया था। अमिताभ से रिश्ते की कहानी। लेकिन रेखा का जिक्र आज भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और निजी जिंदगी में नजदीकियों को लेकर ज्यादा किया जाता है। इसकी वजह काफी हद तक रेखा खुद भी है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व और कैरियर में हुए का मेक ओवर का श्रेय हमेशा अमिताभ बच्चन को दिया, कभी इशारों में तो कभी घुमा फिराकर। उन्होंने यह जता दिया कि उनकी कायापलट की प्रेरणा वही है। वह हमेशा शर्माते सबको चाहते हुए अपनी जिंदगी में अमिताभ की अहमियत की बातें करती हैं। वो ये बताना नहीं भूलती कि अमिताभ की आमद ने उनकी जिंदगी में नाटकीय परिवर्तन कर उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। जीवन में अमिताभ की अहमियत उन्होंने अपनी मां के बराबर बताई। आज भी रेखा के पूरे करियर से ज्यादा जिक्र अमिताभ के साथ उनकी नजदीकियों का ही होता है। इस एक आयामी चर्चा के शोर में उनकी अपनी मेहनत और बेमिसाल कामयाबी कहीं पीछे छूट जाती है, खासतौर पर अपने परिवार के प्रति उनका समर्पण। रेखा उनकी मां को हमेशा से एक बड़े और सुंदर घर का अरमान था। लंबी जद्दोजहद के बाद 80 के दशक की शुरुआत में रेखा ने अपनी मां का ये सपना भी पूरा कर दिया। मुंबई के बांद्रा में वो खूबसूरत घर, जिसका नाम उन्होंने अपनी मां के नाम पर पुष्पावली रखा था। मुझे मंदिर जाकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं महसूस होती है, मेरा घर ही मंदिर जैसा है। रेखा ने वॉग मैगजीन को दिए इंटरव्यू में यही कहा था। रेखा की छोटी बहन धनलक्ष्मी के पति और अभिनेता तेज सप्रू ने मुझे बताया कि रेखा एकाकी योद्धा है। सभी बहनें अपनी मां को बहुत प्यार करती थी, पर रेखा इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने वाकई मुश्किल हालात में सब कुछ अकेले ही किया। वो शानदार लड़ी और जीती भी। अपने परिवार को एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बड़े तूफान भी झेले। बेकार की अनगिनत फिल्मों में काम करने के लिए रेखा की काफी आलोचना भी होती थी। लेकिन रेखा के जीजा बताते हैं कि रेखा ने 70 के दशक में आंख मूंद कर इसलिए फिल्म साइन की क्योंकि उन पर अपने माँ और 2 भाइयों और 3 बहनों वाले अपने बड़े परिवार की जिम्मेदारी थी। जितनी ज्यादा फिल्में वो करती उतने ही उन्हें पैसे मिलने वाले थे। उस समय नायक और नायिकाओं की फीस के बीच बहुत बड़ा फासला होता था। परिवार की जिम्मेदारियों को बाखूबी इन्होंने निभाया। रेखा ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के बारे में एक बार कहा था फिल्म फेयर 2011 में, बहुत बार मैं अपनी माँ की भी माँ थी और अपने भाई बहनों की भी। जब से मैं पैदा हुई मेरे अंदर मातृत्व भाव बहुत ज्यादा रहा है। यह ताउम्र मेरे साथ रहा, मेरे साथ रहने वालों को मिला, पर मुझे लगता है कि यह एक महिला की ही सोच हो सकती है। कुछ लोग जिंदगी के खांचों में फिट होते हैं। मैं घर की कमाऊ सदस्य थी। मुझे रातों रात बड़े होकर अपने परिवार भाई बहनों की देखभाल करनी थी। मेरे भाई की असमय मृत्यु हो गई। मैंने अपने बहुत सहयोगी कलाकारों के भाई बहनों को शराब और ड्रग्स के नशे में आगोश में जाते देखा और मैंने बहुत समय पहले ही खुद से यह वादा कर लिया था कि मैं अपने परिवार को इससे बचाऊंगी और खुद से भी किया वादा रेखा ने बाखूबी निभाया। अपनी बहनों की शादी करने के बाद 1990 में रेखा का खुद शादी करके घर बसाने का सपना भी पूरा हो गया था। उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से मुलाकात की। 1 महीने के भीतर ही शादी कर ली, मगर रिश्ता चला नहीं, दोनों अलग हो गए। शादी के करीब 7 महीने बाद 2 अक्टूबर 1990 को उनके पति ने आत्महत्या कर ली थी। मीडिया के लिए मुकेश की आत्महत्या की खबरें सबसे बड़ी सनसनी थी। मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री ने भी मुकेश अग्रवाल की मौत के लिए रेखा को जिम्मेदार ठहराया। जगह जगह लोगों ने रेखा की फिल्मों के पोस्टरों पर कालिक पोती। बिंदास रेखा महीनों के लिए खामोश हो गई। अगले ही साल उन्होंने सुपरहिट फिल्म फूल बने अंगारे से वापसी की और मगर रेखा पूरी तरह बदल चुकी थी। उसी साल रेखा की मां पुष्पावली की मद्रास में एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। रेखा ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, पर हर मोड़ पर उनकी मां उनके साथ खड़ी रही। उनकी मौत तक रेखा को इस बात का एहसास था कि उनकी मां मानो उनका सुरक्षा घेरा बनकर उनके साथ है और हर वक्त। रेखा का बंगला इस बात की मानगी और नजीर दोनों ही है कि मां बेटी के बीच रिश्ता कितना करीब था। वो बंगला जो आज भी उनके दिल के करीब है।
पति मुकेश अग्रवाल की खुशी खुशी उसके बाद अपनी मां के देहांत के बाद ही रेखा पूरी तरह बदल गई। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली और उनके साक्षात्कार के सौ सुर दोनों बदल गए। पहले के बेबा को ईमानदार जवाब से ठीक उलट उन्होंने खुद को बानों समेट लिया। अपने आसपास एक दीवार सी खड़ी कर ली जो आज भी कभी नहीं गिरती। वो जो थोड़े बहुत इंटरव्यू देती हैं उनमें भी उनके जवाब अब खुद ही की बनाई सरहदों में महफूज होते हैं। ऐसा लगता है कि रेखा ने जानबूझकर अपनी एकांकी स्वप्न सुंदरी या डीवा की शख्सियत ओढ़ रखी है। उनके साक्षात्कार अब निराकार और दार्शनिक से बन गए हैं। लेकिन पुष्पावली की साय में जीवन बिता रही रेखा बिना फिल्मों सक्रिय रहती हुए भी फिल्मी इंडस्ट्री की सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक है। और आप देखें कि जब तक जिंदगी में संघर्ष ना हो तब तक मजा क्या है जिंदगी जीने का। उतार चढ़ाव ना हो, आप देखते हैं कि गिर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी जीत रहे हैं, तभी तो लोग हमें याद रखते हैं। तो संघर्ष अगर आपकी जिंदगी में है तो आप खुशकिस्मत समझिए अपने आप को और संघर्ष करते रहिए। मैं कहता हूँ जीत सुनिश्चित है अगर आप अपना 100% अपने क्षेत्र में दे रहे हैं तो। धन्यवाद।